नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। ममता और राहुल दोनों फेल। मोदी ने जो कहा वो होना कैसे शुरू हो गया है, आज आपको देखना चाहिए। अमित शाह से मिलने के लिए बंगाल के गवर्नर पहुंच गए दिल्ली। बंगाल में राष्ट्रपति शासन का काउंटडाउन शुरू हो गया है क्या? कल तक धमकी, आज तो तेवर ही बदल गए। ममता किस बात से घबरा गई अचानक? कोलकाता कांड में नया खुलासा, वो ऑडियो टेप जिसने बड़ा राज खोल दिया। सैलरी के भी पैसे नहीं, हिमाचल को कंगाल बना दिया कांग्रेस सरकार ने क्या? और यूपी में उपचुनाव से पहले योगी का अखिलेश पर ट्रिपल अटैक, क्या याद दिला दिया है योगी आदित्यनाथ ने? आज ये बताऊं। लाल टोपी काले कारनामे, सीएम योगी ने अखिलेश की दुखती रग पर हाथ क्यों रखा? और फिर खबर होगी यूपी के आदमखोर भेड़ियों की, कैसे भेड़िया पकड़ा गया है, इसकी पूरी डिटेल आज आपको दिखाऊंगा। आधा भेड़िया आधा इंसान, भेड़ियों को लेकर ऐसी खबर उड़ी कि हड़कंप मच गया। आज उसका चैप्टर भी है और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर लास्ट में भी है कि आप भी फलों का वो जूस तो नहीं पी रहे जो सीधा मौत के मुंह में पहुंचा सकता है। और आपके सेहत से जुड़ा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। सबसे पहले लेकिन देखिए, गुजरात में आई भयानक बाढ़ के बीच ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जो देखा नहीं होगा। कैसे बाढ़ बारिश में बड़े बड़े मगरमच्छ निकल आ रहे हैं, बाढ़ बारिश कैसे तबाही मचा रहा है। सबसे पहले उसकी 10 बड़ी खबरें, फिर पहला चैप्टर। गुजरात के बाढ़ प्रभावित वडोदरा, जामनगर, द्वारका और राजकोट के अलावा मोरबी और भुज में इंडियन आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सेना के जवान हेलीकॉप्टर से लोगों को एयरलिफ्ट कर रहे हैं। अभी तक 200 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश के बाद कई इलाके टापू में तब्दील हो चुके हैं, जहां कई लोग फंसे हुए हैं। बाढ़ के बीच फंसे ऐसे ही 4 लोगों को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने रस्सी की मदद से एयरलिफ्ट करके रेस्क्यू किया। गुजरात के छोटा उदयपुर में भारी बारिश के बाद एक महिला नदी के बीच बने टापू पर फंस गई। महिला को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम के जवानों ने जान की बाजी लगा दी और रस्सी की मदद से महिला को सैलाब के बीच से निकाल लाए। भारी बारिश के बाद जूनागढ़ और आसपास के इलाकों में कमर से ऊपर तक पानी भरा हुआ है। बाढ़ में कई गांव डूब चुके हैं, जहां सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम ने सैलाब के बीच फंसे 7 लोगों का रेस्क्यू किया है। वडोदरा में बाढ़ जैसे हालात के बीच सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। वीआईपी इलाके में सेना की टुकड़ी बोट की मदद से लोगों को सुरक्षित इलाकों तक पहुंचा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान खुद डिप्टी कलेक्टर ने संभाल रखी है। गुजरात के सुरेंद्र नगर में नदी पर बना एक पुल चंद सेकंड में ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गया। हादसे के दौरान पुल पर मौजूद कुछ लोग पूरी घटना का वीडियो बना रहे थे, जिनकी जान बाल बाल बची। बारिश का सितम इंसानी नहीं, बेजुबानों पर भी कहर बनकर टूट रहा है। गुजरात के पोरबंदर में उफनती नदी पार करते समय भैंसों का झुंड तेज धार में फंस गया और उसमें से कुछ भैंसें बहती हुई नजर आई। वडोदरा में बाढ़ के साथ रिहायशी इलाके में मगरमच्छों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। एक मगरमच्छ घर की छत पर पहुंच गया तो 15 फीट लंबा दूसरा मगरमच्छ घर के अंदर देखा गया। वहीं वन विभाग की टीम ने यूनिवर्सिटी कैंपस से भी कई मगरमच्छों का रेस्क्यू किया। यूपी के सोनभद्र में बेलन नदी में उफान आने के बाद 10 फीट लंबा मगरमच्छ गांव में घुस गया। इतने बड़े मगरमच्छ को देखने के लिए गांव में मजमा लग गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को रेस्क्यू किया और उसे नदी में छोड़ा गया। वाराणसी और आसपास के इलाकों में हो रही बारिश के चलते गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। काशी के सभी 84 घाटों पर बने मंदिरों से लेकर पुलिस चौकी तक जलमग्न है। एहतियातन गंगा आरती की जगह भी बदल दी गई। तो ये हो गई बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। अब पहला चैप्टर, ममता और राहुल दोनों फेल। मोदी ने जो कहा वो कैसे होना शुरू हो गया है। अमित शाह से मिलने बंगाल के गवर्नर पहुंचे हैं। बंगाल में राष्ट्रपति शासन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है क्या? कल तक धमकी, आज बदले हुए तेवर। ममता किस बात से अचानक घबरा गई? कोलकाता कांड में नया खुलासा, वो ऑडियो टेप जिसने बड़ा राज खोल दिया। और सैलरी के भी पैसे नहीं, हिमाचल को कंगाल बना दिया कांग्रेस सरकार ने क्या? सबसे पहले इसका चैप्टर। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर जो इतिहास रचा वो यूं ही संभव नहीं हुआ है। पब्लिक को भी दिखता है कि जो बात नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को लेकर कही वो सच हुई है, हर बार सच हुई है और इस बार भी हो रही है।
नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा था कि इंडी गठबंधन के पास न सोच है, न विजन है, न देश को चलाने का ब्लूप्रिंट है। और अब ममता बनर्जी से लेकर राहुल गांधी तक का मॉडल जैसे जैसे फेल होता दिख रहा है, नरेंद्र मोदी की एक एक बात सच साबित होती दिख रही है। इंडी गठबंधन ने मोदी को तानाशाह बताया। आज पब्लिक बंगाल का हाल और वहां जिस तरह से आंदोलन को दबाने के आरोप लग रहे हैं, उसे देखकर कह रही है कि तानाशाह कैसा होता है अब समझ में आने लगा है बॉस। कोरोना के संकट काल के बाद भी नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को रॉकेट बनाकर ऊपर पहुंचा दिया, लेकिन राहुल गांधी से लेकर दूसरे लोग आज भी मोदी को कोस ही रहे हैं कि इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने का राहुल गांधी वाला मॉडल आज देश देख रहा है। हिमाचल प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री और मंत्रियों को 2 महीने की सैलरी छोड़नी पड़ रही है क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था की लुटिया डूब चुकी है। यानी इन लोगों से न राज्य की कानून व्यवस्था संभल रही है, न अर्थव्यवस्था। लेकिन इनको नरेंद्र मोदी को हटाकर पीएम बनना है। ज्ञान इनसे देने के लिए कह दो कि मोदी को क्या नहीं करना चाहिए, लंबा 100 पन्ने का निबंध लिख देंगे। लेकिन खुद क्या सोच और समझ रखते हैं, आज आपको पाठशाला के इस चैप्टर में विस्तार से समझ में आएगा। आज बंगाल और हिमाचल प्रदेश दोनों जगहों की खबरें आपको दिखाऊंगा, आप शॉक्ड रह जाएंगे कि राहुल मॉडल, ममता मॉडल है क्या। लेकिन सबसे पहले बंगाल की बात कर लेते हैं। बंगाल मॉडल को लेकर तो देश भर में सवाल खड़े हो रहे हैं। बंगाल में कोलकाता केस को लेकर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। 2 दिन से बड़े प्रोटेस्ट हो चुके हैं जो पूरे देश ने देखे। वहां किसी को पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है, किसी को कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, आरोप लगा। लेकिन ममता बनर्जी धमकाने में जुटी है कि अगर उनकी कुर्सी को हाथ लगाया तो देश में आग लगेगी। जबकि कानून व्यवस्था का हाल यह है कि राष्ट्रपति को बोलना पड़ गया। राज्यपाल दिल्ली आकर राष्ट्रपति से मिल चुके। राज्यपाल अब गृह मंत्री से मिलने वाले हैं। राज्यपाल, बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, बंगाल के राज्यपाल दूसरी बार दिल्ली आ चुके हैं और कल उनकी अमित शाह से मुलाकात है। यह मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि कई दिनों से यह बड़ी चर्चा चल रही है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। हो सकता है कि कल राज्यपाल जब गृह मंत्री से मिलें तो उन्हें बंगाल के ताजा हालात के बारे में जानकारी मिलेगी और हो सकता है कि इसी आधार पर कोई बड़ा फैसला हो जाए। और बंगाल में राष्ट्रपति शासन का काउंटडाउन क्या शुरू हो चुका है, यह सवाल ऐसे ही खड़ा नहीं हो रहा। हालांकि बंगाल को लेकर क्या फैसला होगा यह अभी कुछ क्लियर कट नहीं कहा जा सकता क्योंकि कई तरह के कानूनी और राजनीतिक पेंच भी हैं, लेकिन माहौल लगातार वैसा ही बन रहा है। आज बंगाल बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मिले और इस मुलाकात में कोलकाता केस से जुड़ी सारी घटनाओं और जिस तरह से ममता बनर्जी ने प्रोटेस्ट को लेकर जवाब दिया, वो सारी बातें राज्यपाल को बताई गई। बंगाल बीजेपी कह रही है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने भड़काऊ बयान दिया था और जिस तरह से हिंसा हो रही है, वो पश्चिम बंगाल में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करने वाले हैं और इस तरह के हालात कोई भी नहीं चाहता। इसलिए बंगाल के लोगों की रक्षा के लिए, बंगाल के लोकतंत्र की रक्षा के लिए संविधान में जो भी कदम बताए गए हैं उस हिसाब से कदम उठाए जाने चाहिए। इसका सीधा मतलब यह है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अब राज्यपाल जब दिल्ली पहुंच रहे हैं, गृह मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं, तो जाहिर है कि इन सारी बातों का भी जिक्र होगा और यह भी चर्चा हो सकती है कि बंगाल के जो हालात हैं, जिस पर राष्ट्रपति तक कह चुकी कि बस बहुत हो गया, उन हालात में संविधान के दायरे में क्या किया जा सकता है। सुनिए बंगाल बीजेपी क्या कह रही है। आदरणीय महामहिम डॉक्टर सीबी आनंद बोस से मिलकर 9 अगस्त को जो घृणित हत्याकांड और रेप हुआ है, रेप एंड मर्डर, इससे उद्भूत परिस्थिति का ब्यौरा हमने आदरणीय गवर्नर साहब को दिया और डिटेल्स जानकारी दी और उसके साथ साथ उनसे ये गुहार लगाई कि महामहिम आप इस राज्य में कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं आप राज्य में? देखिए, आज महामहिम राज्यपाल को हमने बोला है, पूरी ब्यौरा दिया है और हमने उनसे गुहार लगाई है कि बंगाल में डेमोक्रेसी को बजाय रखने के लिए, बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखने के लिए जो करना चाहिए वो गवर्नर साहब करें। बंगाल बीजेपी के नेता तो यही चाहते हैं कि दिल्ली से कोई बड़ा एक्शन हो और शायद इसलिए बंगाल के गवर्नर दिल्ली आए। राष्ट्रपति शासन लगने की चर्चा से टीएमसी में इतनी खलबली मची हुई है कि अब उसके नेता सीधे राष्ट्रपति को टारगेट कर रहे हैं। इंडी गठबंधन के नेता भी इस बात से चिढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति ने कोलकाता केस पर क्यों बोला, बाकी घटनाओं पर क्यों नहीं बोली।
एक बार सुनिए टीएमसी और कांग्रेस के नेता क्या क्या कह रहे हैं राष्ट्रपति को लेकर। मैडम, आप देश का प्रेसिडेंट है, आज आप भाजपा का लीडर नहीं है, तो आज आपको स्टेटमेंट आ रहा है, लेकिन बदलापुर के बाद, उन्नाव के बाद, साक्षी मालिक के बाद किधर थे आप जब साक्षी मालिक और हमारा लड़की लोगों ने गोल्ड मेडलिस्ट रास्ते में मूवमेंट कर रहे थे, पुलिस उनका ऊपर पुलिस भी टॉर्चर किया, तो तब आपका दिल कुछ नहीं कहा था। ये भाजपा का स्क्रिप्ट वाला बात बंगाल में हुआ है, उसको डिफेम करो, बंगाल को डिफेम करो, ये आपसे शोभा नहीं देता। राष्ट्रपति महोदया ने जो ये मुद्दा उठाया उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति महोदया को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का भी जिक्र करना चाहिए, महाराष्ट्र के बदलापुर, कोल्हापुर, रत्नागिरी, पुणे, इन सब हादसों का, राजस्थान के जोधपुर, तमाम वारदातों का जिक्र करना चाहिए, ताकि ऐसा ना लगे कि राष्ट्रपति महोदया सिर्फ एक राज्य विशेष को पॉइंट करते हुए बोल रही हैं। इंडी गठबंधन वाले भी गजब हैं, ये खुद एक दूसरे के सगे नहीं है भाई। एक तरफ तो नेशनल लेवल पर ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही, तब आप राहुल गांधी को क्यों नहीं बोलते कि बोलिए ना सर, वहां के बारे में बोलिए, यूपी के लिए तो चिट्ठी लिख रहे हैं, अभी वो चिट्ठी भी दिखाऊंगा। राहुल गांधी कोलकाता केस पर बात करते हैं तो ममता बनर्जी का नाम तक नहीं ले पाते, लेकिन बंगाल में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। जैसे कल बंगाल में बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी, वैसे ही आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने तो बड़ा आरोप लगाया कि अगर इस मामले की सही से जांच हो तो ममता बनर्जी के कई राज सामने आ जाएंगे। अब ममता बनर्जी के अगर इतने राज अधीर रंजन चौधरी जानते हैं कि जो खुल सकते हैं अगर सही से जांच हो जाए, तो राहुल गांधी को क्यों नहीं बताते, पवन खेड़ा को क्यों नहीं बताते? यहां अलग हिसाब चलेगा, बंगाल में अलग प्रदर्शन चलेगा। एक बार आप देखिए कैसे कांग्रेस के ममता बनर्जी के खिलाफ दिल्ली में चुप रहती है, लेकिन बंगाल में प्रदर्शन कर रही है। फिर आपको बताऊंगा कल धमकी देने वाली बात पर ममता बनर्जी आज कैसे बैकफुट पर आ गई और क्यों आ गई। आज हम देख रहे हैं किस तरह से कांग्रेस का जो है ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और आप देखिए यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी जो पूर्व सांसद है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, काले कपड़ों में अपना जो है विरोध दर्ज कराने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। जिस तरह से लगातार पॉलिटिकल पार्टीज इस मामले में जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट करती हुई दिख रही है, आज कांग्रेस के भी तरफ से जो है प्रोटेस्ट दिख रहा है। यहाँ पर कोलकाता का कॉलेज स्क्वायर इलाका है, यहाँ से जो रैली शुरू हुई है वो जाएगी श्याम बाजार तक, जिसके पास जो है आरजीकर अस्पताल है। और यहाँ देखिए अधीर रंजन चौधरी तमाम कांग्रेस के नेताओं के साथ आगे बढ़ते हुए और अपना विरोध जो है वो दर्ज कर रहे हैं। ममता बनर्जी खुद ये नहीं चाहते कि इसका सही ढंग से तफ्तीश हो, बहुत सारे राज खुल जाएगी ना, वो नहीं चाहती, इसलिए अनाप शनाप बोलते लोगों को डराने की कोशिश करे, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करे और आम लोगों की निगाह भटकने की कोशिश कर रही है। लेकिन लोग छोड़ने वाला नहीं है, ये जन आंदोलन में शामिल तब्दील हो चुके हैं। वो सोचते हैं कि उनके हाथ में बहुत सारे गुंडे गर्दे हैं, कुछ करेंगे, दहशतगर्द फैलाएंगे, लेकिन लोग डरने वाला नहीं है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि यह जन आंदोलन बन चुका है। बॉस जन आंदोलन बन चुका है तो सो कॉल्ड जन नेता कहां है राहुल गांधी? क्यों नहीं पहुंचते बंगाल? कोलकाता केस में कल तक ममता बनर्जी खूब गुस्सा भी दिखा रही थी, देश में आग लग जाएगी ऐसी ऐसी धमकी दे रही थी, प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स को भी धमका रही थी एक तरह से, लेकिन आज सफाई दे रही है। सोशल मीडिया पोस्ट पर ममता बनर्जी ने कहा कि मीडिया में उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। वो तो ये साफ करना चाहती हैं कि उन्होंने डॉक्टर्स या उनके आंदोलन के खिलाफ कुछ कहा ही नहीं। ममता बनर्जी ने कहा कि वो उनके आंदोलन का समर्थन करती हैं, उनका आंदोलन सच्चा है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्होंने कभी डॉक्टर्स को नहीं धमकाया, उन्होंने सिर्फ बीजेपी के खिलाफ बोला है। लेकिन बीजेपी ममता बनर्जी के कल के बयानों के वीडियो जारी करके यह बता रही है कि कैसे ममता बनर्जी कल विरोध प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर्स को धमका रही थी, कैसे ममता बनर्जी ये बता रही थी कि अगर प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर हो गई तो उनका करियर खराब हो जाएगा। और धमकाना डराना किसको कहते हैं? सुनिए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का वीडियो जो ट्वीट किया और दावा किया कि ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स को धमकाया है, उसमें क्या है। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, আমি আজকে মিটিং করছি, আজ পর্যন্ত বলছি
আমরা কোনো ব্যবস্থা নিইনি, আপনারা আন্দোলন করেছেন, আমি কোনো ব্যবস্থা আপনাদের বিরুদ্ধে নেব না। কারণ আমি যেহেতু মনে করি আপনাদের দুঃখ থাকতে পারে, অভিমান থাকতে পারে, ক্ষোভ থাকতে পারে, আপনারা বিচার চাইছেন, কিন্তু এবার আস্তে আস্তে জয়েন করুন, এবার আস্তে আস্তে যোগদান করুন। তা নাহলে সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু সেদিন বলেছিলেন এরপর থেকে স্টেট গভর্নমেন্টকে পাওয়ার দেওয়া হলো টু টেক অ্যাকশন। আমি অ্যাকশন নিতে চাই না, তার কারণ আমি চাই ওরা ভালো করে পড়াশুনো করুক। আমি যদি কারোর বিরুদ্ধে এফআইআর করি তার ভবিষ্যৎটা নষ্ট হয়ে যাবে, সে আর কোথাও চান্স পাবে না, পাসপোর্ট পাবে না, ভিসা পাবে না। আমি যদি কারোর বিরুদ্ধে লিগালি অ্যাকশন নিই সে বিচার পাবে না, সে মনে রাখবেন তার জীবনটা পুরো নষ্ট হয়ে যাবে। अब बीजेपी यही पूछ रही है कि और डराना धमकाना क्या होता है। जो कह रही हैं कि मैं एफआईआर करना नहीं चाहती हूं, नहीं तो करियर खराब हो जाएगा, वीजा वगैरह नहीं मिलेगा, इसी को तो इनडायरेक्टली डराना धमकाना कहते हैं। ममता बनर्जी इसलिए भी बैकफुट पर दिख रही हैं क्योंकि डॉक्टर्स अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कोलकाता केस में एक विस्फोटक ऑडियो अलग आ गया, जिसे सुनकर यह लग रहा है कि क्या मामले को दबाने की कोशिश की गई। 9 अगस्त के दिन आरजी कर अस्पताल की तरफ से पीड़ित के माता पिता को कॉल किया गया था। उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग अब सामने आ गई। इस कॉल रिकॉर्ड से खुलासा हुआ है कि कैसे अस्पताल प्रशासन ने माता पिता को बहुत ज्यादा गुमराह किया। पहले बताया उनकी बेटी बीमार है, हम उसको एडमिट कर रहे हैं, जल्दी आ जाइए। दूसरे कॉल में कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, जल्दी आइए। फिर तीसरे कॉल में जब माता पिता ने जोर देकर पूछा तो कहा गया कि जल्दी अस्पताल आ जाइए। एक बार सुनिए, जब पीड़ित के माता पिता को पहला कॉल किया गया तो अस्पताल की असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने माता पिता से क्या कहा था, उस ऑडियो कॉल को सुनिए। হ্যাঁ বলুন। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। মা বলছি। হ্যাঁ বলুন বলুন। কি হয়েছে কি সেটা বলো না একটু। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ, ওনার অবস্থা খুবই খারাপ। আপনি যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। কি হয়েছে না সেটা বলো না। ওটা তো ডাক্তার বলবে, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন। আপনি কে বলছেন বলুন তো? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আমি ডাক্তার বলছি না। ডাক্তার নেই হবে কেউ? আমি সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। হ্যালো হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। আপনার মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন, এসে যোগাযোগ করুন। ও কি হয়েছিল কি? ও তো ডিউটিতে ছিল। আপনারা জলদি চলে আসুন, যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন। माता पिता बार बार पूछ रहे हैं इस वायरल ऑडियो क्लिप में कि क्या हुआ, ये तो बता दो। अस्पताल की तरफ से की गई पहली कॉल में माता पिता को बताया गया कि उनकी बेटी बीमार है, जल्दी आई। यह बात तो समझ आती है कि फोन कॉल पर सीधे सीधे माता पिता को उनकी बेटी की मौत की खबर देने से बचने के लिए हो सकता है बीमार बताया गया, ताकि माता पिता को अचानक शॉक न लगे। लेकिन यहां तो सवाल नियत का भी है। क्या माता पिता को सही जानकारी इसलिए नहीं दी गई कि उन्हें शॉक न लगे, या उन्हें गुमराह करने के लिए और मामले को दबाने के लिए ऐसा कहा गया? यह बात समझ से बाहर है कि पहले कॉल में डॉक्टर को बीमार बताया जाए और दूसरे कॉल में माता पिता से कहा जाए कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। आप सोचिए उस माता पिता पर क्या बीती होगी। वो बार बार यही सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि बेटी ने अपनी जान दे दी, सुसाइड कर लिया। भाई आपने पहली बार में नहीं बताया, समझ में आया, दूसरी बार में सुसाइड क्यों बोला? अगर मौत मर गई है ये बताना ही था तो मौत बताते, सुसाइड क्यों बताए? सुनिए वो फोन कॉल का जो ऑडियो है वो भी सुनिए। হ্যালো হ্যাঁ অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ শুনুন, আপনাকে তখন বারবার বলছিলাম, ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার উনি সুসাইড করেছেন হয়তো, বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি, আপনারা যত তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। আমরা আসছি এক্ষুনি আসছি। হ্যাঁ খুব তাড়াতাড়ি চলে আসুন। আমার মেয়ে জান। इस ऑडियो क्लिप के आखिर में पीड़िता की मां की चीख पुकार भी सुनी जा सकती है। जैसे ही मां को पता चला कि उसकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, वैसे ही उनका दर्द बाहर आ गया। आप सोचिए, जिसकी बेटी की इतनी बेरहमी से अस्पताल में हत्या कर दी गई, उसी अस्पताल का प्रशासन माता पिता को इस कदर गुमराह करता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। यह ऑडियो कॉल बताता है कि अस्पताल ने इस केस को कितने असंवेदनशील तरीके से हैंडल किया। तो जो लोग कोलकाता की घटना को फलाना डिमकाना, इस घटना उस घटना से कंपेयर कर रहे हैं, वो देखें कि इस घटना में अलग क्या हुआ है। बात सिर्फ रेप और मर्डर की नहीं है, उसके बाद क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज हुआ, सही बात नहीं बताई गई, एफआईआर में देरी हुई,
वहां पर जो है वो भीड़ घुस गई, ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जो दूसरे किसी केस में नहीं हुई। तो हर केस को कंपेयर नहीं किया जा सकता। इन लोगों ने उल्टी सीधी बातें कर माता पिता के दर्द को और ज्यादा बढ़ा दिया भाई। शुरू के दोनों कॉल अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने माता पिता को की। इस असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की भूमिका पर भी संदेह है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने पूछा था कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की भूमिका इतनी संदेह वाली क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर हैरानी जताई थी कि माता पिता को सुसाइड का केस क्यों बताया गया। जब पीड़िता के माता पिता को अस्पताल की तरफ से तीसरी कॉल की गई तो यह कॉल असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने नहीं की थी, यह कॉल किसी और ने की थी और माता पिता को कहा था कि वो जल्दी अस्पताल आ जाएं। एक बार ये तीसरे कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनी। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। আমি আইসি আজিকর বলছিলাম। হ্যাঁ বলুন। আচ্ছা আপনারা আসছেন তো? হ্যাঁ একদম আসছি। কেমন আছিস শরীর? আপনারা আসুন, আসলে কথা হবে। আসুন আজিকর হসপিটালে আসুন, আমাদের এই চেস্ট ডিপার্টমেন্টের এইচওডি স্যারের কাছে আসুন। আচ্ছা। कोलकाता केस में माता पिता को जो कॉल किए गए उससे कई सवाल खड़े हुए। पहला सवाल, क्या माता पिता को गुमराह किया जा रहा था? दूसरा सवाल, माता पिता को सुसाइड की बात क्यों कही गई? तीसरा सवाल, जब पहले बीमार होने की बात कही तो सुसाइड की बात क्या किसी और के दबाव में कही गई? चौथा सवाल, माता पिता से झूठ बोलने के पीछे का इरादा क्या था? क्या इसे गलती माना जाए या सोची समझी साजिश? हालांकि इस ऑडियो क्लिप पर टीएमसी ने सवाल उठा दिए हैं। टीएमसी का कहना है कि ऑडियो क्लिप सही नहीं है। सही है या नहीं है यह पता नहीं है, सीबीआई को इसकी जांच करनी चाहिए। ऑडियो क्लिप कितनी सही है या नहीं है इसका पता तो सीबीआई लगा लेगी, और लेकिन जो पीड़ित के माता पिता कह रहे हैं उसे कैसे झुटलाया जा सकता है? पीड़ित के माता पिता ने साफ कहा कि उन्हें शुरू से ही अस्पताल प्रशासन पर यकीन नहीं था। अस्पताल की तरफ से उन्हें बहुत देर से जानकारी दी गई। इस केस में जो बयानबाजी हो रही है उसे लेकर भी माता पिता दुखी हैं और कह रहे हैं कि जिसको जो कहना है वो कहे, हम अपना दुख किसी को नहीं समझा सकते। ऑडियो कॉल को लेकर माता पिता ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि ऑडियो कॉल कहां से निकला। उन्होंने किसी को ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं दी थी, वो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। लेकिन अस्पताल ने गुमराह नहीं किया था, कॉल पर सुसाइड की बात नहीं की थी, इससे तो माता पिता भी इनकार नहीं कर रहे। हालांकि यह पहला सबूत नहीं है जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर सवाल उठा रहा है। अभी तो ऑडियो सबूत सामने आने की बात है, जबकि इससे पहले वीडियो का सबूत भी सामने आ चुका है। जो वीडियो सामने आया था वो 9 अगस्त का बताया जा रहा था और दावा किया गया था कि वीडियो में दिख रही जगह आरजीकर मेडिकल कॉलेज का वही सेमिनार हॉल है जहां ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ। और वीडियो में बहुत सारे लोग वहां अंदर नजर आ रहे थे, प्रिंसिपल संदीप घोष भी नजर आ रहा था, और इसीलिए कहा गया था कि भाई इसमें तो साफ दिख रहा है क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज हो गया। लेकिन कोलकाता पुलिस ने कहा था कि वीडियो सेमिनार हॉल का नहीं है, बल्कि सफाई में कहा गया था कि जहां बॉडी मिली उस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया था, वहां सिर्फ आधिकारिक लोग ही जा सकते थे। बंगाल में ममता मॉडल का सच तो कई दिनों से देश देख रहा है। आज राहुल गांधी के विकास मॉडल का सच भी सामने आ गया। कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में आर्थिक हालत ऐसी हो गई कि लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हिमाचल को कंगाल बना दिया। एक तरफ कानून व्यवस्था नहीं संभल रही, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था कैसे नहीं संभल रही, देखिए आप। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कह दिया कि वो अगले 2 महीने की सैलरी नहीं लेंगे। और सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, हिमाचल प्रदेश के सभी मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव 2 महीने तक अपनी सैलरी और बाकी भत्ते नहीं लेंगे। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सरकार को उम्मीद है कि 2 महीने में आर्थिक हालत सुधर जाएगी और अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के बाद कर्मचारियों को उनका बकाया दिया जा सकेगा। यह हालत है हिमाचल की। सुनिए हिमाचल के सीएम ने एक बार क्या कहा। मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। महज ये छोटा सा अमाउंट है लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट है। और मैं अपने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा, आपका डीए हमने देना है, आपका एरियन में हमने देना है, ये सब चीजें साथ साथ चलती है। यही बात नरेंद्र मोदी समझाते रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करोगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। और अभी तो ओल्ड पेंशन स्कीम का इन पर बोझ आया नहीं है, तब हिमाचल का यह हाल है। दूसरी योजनाएं ऐसी ऐसी लागू करोगे जिसमें ये फ्री वो फ्री दे देंगे, कह दोगे, देश बर्बाद हो जाएगा। नरेंद्र मोदी बोलते रहे हैं।
लेकिन जो नहीं सुनते, नहीं समझते, उनका हाल क्या है आप देखते चले। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक हालत कितनी खराब है उसे आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। राज्य पर कुल कर्ज 94,992 करोड़ पहुंच गया और अगले 5 साल के अंदर राज्य को 70,718 करोड़ रुपए के लोन को लौटाना भी है, जिसमें से 44,000 करोड़ रुपए तो अकेले ब्याज का है। हिमाचल बीजेपी के नेता कर्ण नंदा ने जो आरटीआई डाली थी उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के आने के 10 महीने के अंदर राज्य ने 10,300 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। यह कर्ज दिसंबर 2022 से अक्टूबर 2023 के बीच लिया गया। हिमाचल प्रदेश की बिगड़ी हालत का एक और फैक्ट आपको बताता हूं। अब आप देखेंगे हिमाचल की हालत क्या है, और यह आपको खबर इसलिए बता रहा हूं कि आप देखिए, जब बार बार कहा जाता है कि ये फ्रीबी मत कीजिए, उसका कैसा असर दिखता है। जो बजट है, ये आपको हिमाचल का हाल बता रहा हूं। बजट, इसमें कुल खर्च कितना है हिमाचल का? वो हिमाचल का कुल खर्च बैठता है 58,444 करोड़ रुपए। ये इनका बजट का कुल खर्च है। इसमें सैलरी, पेंशन पर और ब्याज पर, सैलरी प्लस पेंशन प्लस ब्याज, इस पर जो खर्च है राज्य का बजट में से 58,000 करोड़ के बजट में से 33,463 करोड़ रुपया सिर्फ सैलरी, पेंशन और बजट में जा रहा है। और कर्ज लौटाने पर जो खर्च है वो जा रहा है 5,479 करोड़ रुपया। अब आप बताइए, कर्ज, सैलरी सब मिला के 38-39 करोड़ रुपया तो इसी में चला जा रहा है, और बजट ही है 58,000 करोड़ का। कहां से चलेगा राज्य? कहां से बचेंगे पैसे? हिमाचल पर आर्थिक बोझ इतना बढ़ गया कि राज्य के विकास पर खर्च करने में भी कैंची चल रही है। 2024-25 के बजट में हिमाचल सरकार ने अलग अलग सेक्टर में कैसे कटौती की, सुनिए। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 5% बजट की कटौती हुई, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 3%, सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन में 15% की कटौती हो गई, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी में 9% की कटौती हुई, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन में 13% का बजट घटा दिया, अर्बन डेवलपमेंट में 32% का बजट घटा दिया। यानी सरकार तो बन जाएगी, लेकिन देश कैसे बनेगा अगर सिर्फ सरकार बनाने पर फोकस है, यह आपको इस खबर से समझ में आता। और इसीलिए जो लोग नरेंद्र मोदी को ज्ञान देते हैं कि अर्थव्यवस्था नहीं समझ में आती, विदेश नीति समझ में नहीं आती, कानून व्यवस्था समझ में नहीं आती, उनके खुद का मॉडल का हाल क्या है वो आपको दिख रहा है। अब पाठशाला की अगली क्लास, यूपी में उपचुनाव से पहले योगी का अखिलेश पर ट्रिपल अटैक, क्या याद दिला दिया ऐसा? लाल टोपी, काले कारनामे, सीएम योगी ने अखिलेश की दुखती रग पर हाथ क्यों रखा? अब इसका चैप्टर। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से ठीक पहले भयंकर हलचल मची हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो इस वक्त ऐसे फायर मोड में है कि इंडी गठबंधन में खलबली मची। सीएम योगी ने तो एक तरह से ऐलान जंग किया हुआ है। योगी तो पहले से ही आक्रामक नेता रहे हैं, लेकिन इस वक्त सीएम योगी और भी आक्रामक हो गए, और इससे यूपी की पॉलिटिक्स का हाल यह है कि जो इंडी गठबंधन आए दिन बीजेपी में खटपट होने की खबरें उड़ाता था, उसके ही होश उड़े हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर खास तौर पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो सीएम योगी ने उपचुनाव से ठीक पहले यूपी बीजेपी में नया जोश सा भर दिया है। हिंदुत्व के मुद्दे पर जहां सीएम बटेंगे तो कटेंगे जैसी हार्ड लाइन ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूपी की जनता को समाजवादी पार्टी के काले कारनामों की याद दिला रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने जो नैरेटिव सेट किया था संविधान बचाने का, आरक्षण बचाने का, अब उसका जिक्र अखिलेश और राहुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी ने पूरा नैरेटिव ही बदल दिया। आप देखिए सीएम योगी किस तरह से समाजवादी पार्टी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 मुद्दों के चक्कर में अखिलेश यादव को फंसाए हुए हैं। पहला है महिला सुरक्षा का मुद्दा, उस पर समाजवादी पार्टी को घेरा हुआ है। समाजवादी पार्टी के दौर में क्राइम रेट को मुद्दा बना रहे हैं, जातिगत जनगणना के मुद्दे से समाज को बांटने का आरोप लगा रहे हैं, और इंडी गठबंधन के हाथ से नौकरियों का मुद्दा भी छीन लिया है। यानी योगी आदित्यनाथ बदली हुई स्ट्रैटेजी के साथ उपचुनाव में उतरे, और इसका असर यूपी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मतदाताओं पर भी हो रहा है।
सीएम योगी की बदली रणनीति का अहम हिस्सा है डायरेक्ट अखिलेश यादव पर हमला करना, और यह काम सीएम योगी बिना किसी लाग लपेट के कर रहे हैं। आज कानपुर में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की राजनीति को लेकर बहुत बड़ी बात कही। सुनिए सीएम योगी को, फिर आगे की बात बताता हूं। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं, और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं, इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। सीएम योगी लाल टोपी और काले कारनामे पर ही नहीं रुके। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के कारनामों के बारे में जनता को याद दिलाया। सीएम योगी आज कानपुर की सीसामऊ सीट पर प्रचार के लिए गए थे। यहीं से सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के 3 मॉडल का जिक्र जनता के सामने किया। सीएम योगी ने अयोध्या, लखनऊ और कन्नौज की घटनाओं का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर ट्रिपल अटैक किया। सुनिए एक बार। आपने भी इसके चरित्र को देखा है अयोध्या के अंदर, कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है, और समाजवादी पार्टी के मुखिया बेशरमी के साथ उस बेशरम के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। आपने इनका दूसरा दृश्य लखनऊ में देखा, एक बेटी अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से चल रही है, अचानक बरसात होती है, पानी भरता है, और इनके गुंडे सड़क पर किस तरीके से इस बेटी को गिराने का कार्य करते हैं। और तभी मैंने कहा था, जब इनके एक नेता ने सदन में कहा कि सद्भावना ट्रेन चलानी चाहिए, हमने कहा सद्भावना ट्रेन इनके लिए नहीं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन। इनका तीसरा मॉडल देखना है तो कन्नौज में देखिए, ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है। ये समाजवादी पार्टी की पहचान है, कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति, और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये योगी आदित्यनाथ के वही पुराने तेवर हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अपने विरोधियों पर डायरेक्ट हमला करना सीएम योगी का अंदाज रहा है, और इसी अंदाज से सीएम योगी पर मुद्दों पर समाजवादी पार्टी को घेरा। जो समाजवादी पार्टी की कमजोर कड़ी रही है उसे लोगों को याद दिला रहे हैं। महिला सुरक्षा, अपराध के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर अक्सर आरोप लगते रहे, और सीएम योगी ने इसी दुखती रग पर हाथ रखा है। यूपी नहीं, कोलकाता रेप मर्डर कांड को लेकर भी सीएम योगी ने अखिलेश पर निशाना साधा है। सुनिए सीएम योगी को, फिर बताऊंगा योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के पीडीए की क्या काट निकाली। समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? क्या इनको बोलने का अधिकार है? कितनी बेशर्मी के साथ ये लोग वक्तव्य देते हैं। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ जो कुछ घटना घटित हुई, पूरा देश स्तब्ध है, दुखित है, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है, लेकिन बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा उन दलितों का समर्थन किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। वो विरोधियों को संभलने का मौका नहीं देना चाहते। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा जोर शोर से दिया था, पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और इसी नारे से अखिलेश यादव को यूपी में कामयाबी भी मिली। अब उपचुनाव से पहले सीएम योगी ने पीडीए की काट निकाल दी। अखिलेश यादव जितना पीडीए का नारा लगाते हैं, सीएम योगी उतना ही हिंदुत्व और हिंदू एकता की बात करते हैं। सीएम योगी आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी समाज को बांट रही है। पीडीए के जवाब में सीएम योगी अयोध्या की याद दिलाते हैं। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता पर पिछड़े समाज की नाबालिग लड़की से रेप का आरोप। अयोध्या में पीड़ित और आरोपी दोनों ही पीडीए से आते हैं। सीएम योगी ने पीडीए को परिवार दंगा एसोसिएशन भी बता दिया। यानी अखिलेश यादव के पीडीए की काट सीएम योगी ने हिंदू एकता के रूप में निकाली है। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जिन्ना की आत्मा घुस गई। जिन्ना ने देश को बांटा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समाज को बांट रहे हैं। सुनिए।
कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर, बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है, और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था, और इसीलिए अंतिम समय में घुट घुट करके मरा था। ये लोग वही बात आज ये लोग कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, जाति विस्मरण कर रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, कट्टरवादी ताकतों को, उनके दुस्साहस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ तो योगी अपने बयानों से इंडी गठबंधन में आग लगाए हुए हैं, दूसरी तरफ वो पूरी प्लानिंग के साथ उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और इसी बीच जनता के काम भी खटाखट हो रहे हैं। सीएम योगी ने उपचुनाव की 10 सीटों को अपने साथ 5 नेताओं में बांट दिया, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री शामिल हैं। सीएम योगी ने अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट की जिम्मेदारी संभाली है। इन दोनों सीटों के साथ सीएम योगी हर सीट पर जा रहे हैं। सीएम योगी लगातार उपचुनाव वाली सीटों का दौरा कर रहे हैं और जनता को सौगातें दे रहे हैं, युवाओं को नौकरी बांट रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। 17 अगस्त से लेकर आज तक सीएम योगी ने क्या क्या किया है आप खुद देखिए। 17 अगस्त को कटेहरी, अंबेडकर नगर में 6,500 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे गए, 13,866 छात्रों को टैबलेट बांटा और 211 करोड़ का लोन वितरण किया। फिर 18 अगस्त को मिल्कीपुर और अयोध्या में 5,574 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए, 3,415 छात्रों को टैबलेट बांटा। 22 अगस्त को मीरापुर गए और मुजफ्फरनगर, वहां 5,000 नियुक्ति पत्र बांटे, 30 करोड़ का ऋण वितरण किया और 158 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण कर दिया। 28 अगस्त को खैर और अलीगढ़, यहां 1,500 से ज्यादा टैबलेट बांटे गए और 5,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र, 35 करोड़ से ज्यादा का ऋण वितरण हुआ और 705 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। 29 अगस्त को सीसामऊ और कानपुर 8,000 युवाओं में टैबलेट बंटे हैं और रोजगार और लोन मेला लगा, 1,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और 745 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हो गया। यानी लगातार रोजगार भी बांट रहे हैं, टैबलेट भी बांट रहे हैं, युवाओं से भी संपर्क कर रहे हैं और कानून व्यवस्था की भी बात कर रहे हैं। कानपुर में आज सीएम योगी ने एक और बड़ा ऐलान किया। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार अगले 2 साल में 2 लाख सरकारी नौकरी देने जा रही है। पुलिस में 20% बेटियों को नौकरी मिलेगी जो समाजवादी पार्टी से जुड़े शोधों का उपचार करेंगी। सुनिए एक बार। अगले 2 वर्ष के अंदर हम 2 लाख सरकारी नौकरी नौजवानों को देने जा रहे हैं। सरकारी नौकरी 2 लाख, मैं जो कह रहा हूं नोट करना, 2 लाख सरकारी नौकरी, जिसमें से 60,200 से अधिक नौजवानों को पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में चालू है। और अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस अगले 2 वर्ष के अंदर 1 लाख नौजवानों की भर्ती करने जा रहा है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, इसमें से 20% हम केवल और केवल बेटियों को भर्ती करने जा रहे हैं। बेटियों की भर्ती होगी 20%। बेटियों की भर्ती इसलिए, इस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो उदंड और उच्छृंखल प्रवृत्ति के सहोदे हैं, इनकी सड़कों पर ठुकाई करने के लिए बेटी जब पुलिस में भर्ती होगी तो वह उसका उपचार करने की स्थिति में होगी। सीएम योगी कोई कसर नहीं छोड़ रहे और इसी बीच एक बड़ा काम यूपी में और हुआ। यूपी में 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदलने का जो प्रस्ताव यूपी सरकार ने दिया था, वो प्रस्ताव भी मान लिया गया और अब इन रेलवे स्टेशन के नाम महापुरुषों के नाम पर हो गए। ये सभी 8 रेलवे स्टेशन अमेठी और उसके आसपास के हैं। इनके पहले नाम क्या थे और अब क्या हो गए हैं वो भी सुनिए। जैसे कासिमपुर रेलवे स्टेशन हॉल्ट का नाम अब जायस सिटी होगा। जायस रेलवे स्टेशन का नाम गुरु गोरखनाथ धाम हो गया है। बनी रेलवे स्टेशन का नाम स्वामी परमहंस किया गया है। मिसरौली रेलवे स्टेशन का नाम मां कालिका धाम हुआ है। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम महाराजा बिजली पासी रखा गया है। अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम मां अहरुआ भवानी धाम रखा हुआ है। वारिसगंज हॉल्ट का नाम अमर शहीद भाले सुल्तान हुआ है। फुर्सतगंज का रेलवे स्टेशन का नाम तपेश्वर नाथ धाम कर दिया गया है। इन सारे स्टेशंस के नाम बदलने की मांग पुरानी है। केंद्र सरकार ने नाम बदलने का प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया है।
अमेठी की पूर्व सांसद और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने इसके लिए सरकार को धन्यवाद भी किया। ये योगी सरकार में ही संभव है कि पौराणिक जगहों और महापुरुषों के नाम पर रेलवे स्टेशन के नाम रखे जा रहे हैं। इसके जरिए सीएम योगी ने हिंदुत्व और हिंदू एकता का मैसेज दिया, जिसका जिक्र सीएम योगी ने किया था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। एक तरफ सीएम योगी हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं इंडी गठबंधन को अपना सियासी फायदा इसी में दिखता है कि वो जाति की राजनीति करे। यूपी उपचुनाव में अब राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई और राहुल गांधी आजकल ओबीसी दलित कार्ड खेल रहे हैं। इसी में राहुल गांधी ने आज सीएम योगी को एक चिट्ठी लिख दी, जिसमें रायबरेली के रहने वाले एक दलित युवक के मर्डर का मुद्दा उठाया और आरोपियों की गिरफ्तारी न होने को लेकर सवाल खड़े किए। राहुल ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि राजनीतिक संरक्षण की वजह से हत्या के मुख्य आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी गिरफ्तारी न होने से पीड़ित दलित समाज में भय का माहौल है। अत्यंत गरीब शोषित दलित परिवार को न्याय से वंचित रखा जा रहा है। राहुल ने लिखा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जल्दी आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। राहुल गांधी दलित युवक का मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इसमें राहुल गांधी को फायदा दिख रहा है। अखिलेश यादव का मुस्लिम यादव वोट बैंक के साथ राहुल गांधी दलितों को भी जोड़ना चाहते हैं। इंडी गठबंधन को लगता है कि अगर मुस्लिम यादव और दलित वोट बैंक मिल गया तो योगी को हराया जा सकता है, लेकिन योगी जिस अंदाज में दिख रहे हैं उससे इंडी गठबंधन को तगड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। लोग तो यह भी पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी को यह दर्द कोलकाता की पीड़िता के लिए क्यों नहीं जागा और उन्होंने ममता बनर्जी को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी, लेकिन चल रहा है काम। पाठशाला में अब अगली क्लास। यूपी का आदमखोर भेड़िया जिसकी देश भर में चर्चा है, वो कैसे पकड़ में आ गया, उसकी पूरी डिटेल सुनिए। और बड़ी बात सुनिए, आधा भेड़िया आधा इंसान, भेड़ियों को लेकर ऐसी खबर उड़ी कि हड़कंप मच गया। सच क्या निकला, अब इसका चैप्टर देखिए। यूपी में भेड़ियों के आतंक के बारे में हम आपको पाठशाला में लगातार हर अपडेट दे रहे हैं। आप देखिए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में आए तो किस तरह बहराइच में भेड़ियों के आतंक का काउंटडाउन शुरू हो गया। जिस बहराइच में पिछले 1.5 महीने से लोग आदमखोर भेड़ियों के खौफ से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, जहां के 35 गांव की 70,000 से ज्यादा आबादी भेड़ियों के लगातार हो रहे हमलों से सहमी हुई थी, लोग रात रात भर जागकर पहरा दे रहे थे, वहां के लोगों को आज बड़ी राहत मिली। इलाके में आतंक के पर्याय बन चुके आदमखोर भेड़ियों के झुंड के एक भेड़िए को आज वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। यह आदमखोर भेड़िया किस तरह वन विभाग के बिछाए जाल में फंसा, उसकी एक एक डिटेल आज आपको बताऊंगा। लेकिन ये उन्हीं आदमखोर भेड़ियों में से एक को आप देख रहे हैं जो पकड़ा गया है और जो बच्चों को मार के खा रहा था। सबसे पहले पिंजड़े में बंद हो चुके आदमखोर भेड़िए की तस्वीरें देखिए। इस भेड़िए को बेहोशी का इंजेक्शन देकर पकड़ा गया। और जब पिंजड़े में इस भेड़िए को होश आया तो ये बाहर आने के लिए छटपटाने लगा। भेड़िए ने अपने नुकीले दांतों से पिंजड़े की जाली को काटने की भी कोशिश की। ये देख रहे हैं कैसे जाली काटने का प्रयास कर रहा है। आप इसे देखकर ही अंदाजा लगाइए कि यह कितना खतरनाक है, क्योंकि जब पिंजड़े में बंद भेड़िया इस तरह से आक्रामक है तो बाहर होगा तो ये क्या ही कर रहा होगा। देखने में यह भेड़िया किसी कुत्ते की कदकाठी का लग रहा है। एक बार के लिए देखे तो लगेगा कुत्ता है, लेकिन यह भेड़िया उस झुंड का हिस्सा है जिसने बहराइच के गांव में बच्चों समेत 8 लोगों को अपने नुकीले दांतों से नोच डाला। कई लोग घायल हुए, कई मर गए। और इस आदमखोर भेड़िए का खौफ ऐसा था कि ट्रैंकुलाइजर के जरिए, यानी ट्रैंकुलाइज करके, बेहोश करके उसको पकड़ने का प्रयास हुआ, तो उसके बावजूद बेहोश हो गया। उसके बावजूद लोग इसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। पूरी तरह बेहोश होने तक लोगों ने मिलकर मोटे मोटे डंडों की मदद से उसे दबाए रखा। जब यह पक्का हो गया कि भेड़िया बेहोश हो चुका है, तब जाकर उसे पिंजड़े में डाला जा सका। इतना खौफ था इस भेड़िए का। बहराइच से पकड़े गए आदमखोर भेड़िए को आगे की जांच के लिए गोरखपुर के जू में भेज दिया गया है। पहले जरा ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की यह रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि 35 से ज्यादा गांव में आतंक मचा रहे इस आदमखोर भेड़िए को वन विभाग की टीम ने पिंजड़े में कैसे बंद किया। एक भेड़िए को शिकंजे में ले लिया गया है। उसके अलावा 2 भेड़िए और भी हैं जिनके लिए तलाश की जा रही है, जिनको शिकंजे में पकड़ने की लगातार ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से ये ऑपरेशन जो अभी भी जारी है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि मौसम थोड़ा सा खराब है, बारिश होने की आशंका है और तेज बारिश और मौसम की वजह से संभव है कि इसको कुछ देर के लिए ब्रेक किया जाए, क्योंकि अभी जिस तरह के हालात हैं वैसे में इस पूरे ऑपरेशन को कंडक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से तेज बारिश और हवाएं तेज चल रही हैं, ऐसे में ड्रोन को उड़ा पाना मुश्किल है। जो
जो थर्मल स्कैनिंग ड्रोन इस्तेमाल की जा रही है वो मुश्किल है। ये देखिए जो गाड़ियां थी जो ऑपरेशन में गई थी वो अब वापस लौट रही है, इसमें जाल रखा हुआ है। अच्छा, ये भी जान लीजिए कि बहराइच के 35 से ज्यादा गांव में आतंक मचा रहे इस आदमखोर भेड़िए को वन विभाग की टीम ने कैसे पिंजड़े में बंद किया और अभी और कितने भेड़िए बचे हुए हैं। दरअसल बीती रात इलाके में भेड़िए की सटीक लोकेशन का पता लगने के बाद वन विभाग की टीम ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। भेड़िए को पकड़ने के लिए उसकी घेराबंदी की गई और उसके भागने के लिए सिर्फ एक गलियारा छोड़ा गया। कहां जाओगे अब बताओ। इसके बाद पटाखे जलाकर भेड़िए को दौड़ाया गया। जैसे ही भेड़िया वन विभाग की टीम ने बनाए गलियारे में पहुंचा, वहां पहले से तैनात एक्सपर्ट की मदद से उसे ट्रैंकुलाइज कर दिया गया, यानी बेहोश कर दिया गया। भेड़िए के बेहोश होने के बाद उसे पकड़कर पिंजड़े में शिफ्ट किया गया। इस पूरे ऑपरेशन पर वन विभाग के अधिकारियों ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाता हूं, आगे सुनाऊंगा। लेकिन आज जिस भेड़िए को पकड़ा गया, यह वन विभाग की पकड़ में आने वाला पहला भेड़िया नहीं है। इससे पहले भी बहराइच के गांव से 3 खूंखार भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। 3 अगस्त को एक मादा भेड़िए को पकड़ा गया था। 8 अगस्त को एक नर भेड़िए को वन विभाग की टीम ने पकड़ा था। 18 अगस्त को एक और मादा भेड़िया को पकड़ा गया था और आज चौथे भेड़िए को पकड़ने में कामयाबी मिली है, यानी 4 भेड़िए पकड़ में आ चुके हैं। हालांकि बहराइच के लोगों की टेंशन अभी भी बनी हुई है क्योंकि 2 भेड़िए अब भी उनके गांव के आसपास आजाद घूम रहे हैं। लेकिन इस आदमखोर भेड़िए के पकड़े जाने को वन विभाग के अधिकारी बड़ी कामयाबी बता रहे हैं और वन विभाग के अधिकारियों ने जल्द ही बाकी बचे भेड़ियों के भी पकड़े जाने की उम्मीद जताई। सुनिए अधिकारियों को। आज का दिन सच में बहुत सक्सेसफुल दिन हम इससे मानेंगे क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पे भेड़िए का आतंक था, वो बहुत सारे बच्चों को वो मार रहा था। तो आज हम लोगों ने एक भेड़िए को पकड़ लिया है और उसमें जो डीएफओ बहराइच है अजीत, वो और उनकी टीम साथ में लगी थी और हम लोगों ने भेड़िए को बहुत सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है और बहुत जल्दी हम उसको यहाँ से किसी जूम में ट्रांसफर कर। भेड़िए अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 2 भेड़िए हैं जो अभी रिमेनिंग है, उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। लगा करके पटाखे लगा करके हमने उसको एक गैलरी दी जहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब पहले से मौजूद थे। वो यहाँ से निकला और डॉक्टर साहब ने इसको ट्रैंकुलाइज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे पिंजड़े में इसको बंद कर दिया और फिर पिंजड़े में ला करके। आज बहराइच में जिस आदमखोर भेड़िए को वन विभाग की टीम ने पकड़ा है वो बहराइच में आतंक मचा रहे भेड़ियों के झुंड का लीडर बताया जा रहा है। ये जो दिख रहा है भाई, ये वाला नहीं, इसके पहले वाला, ये तो प्रतीकात्मक है। इसके पहले वाला ये जो देखने में कुत्ता जैसा लग रहा है, ये लीडर है इनका। दरअसल भेड़ियों को झुंड में शिकार करने वाला जानवर माना जाता है। भेड़िए झुंड में रहकर किस तरह शिकार करते हैं उसके बारे में भी आपको बताता हूं। भेड़ियों के झुंड में 5 से 12 तक मेंबर होते हैं और कुछ झुंड में 20 से 30 तक भेड़िए हो सकते हैं। भेड़ियों के इस झुंड का एक लीडर होता है जिसे अल्फा मेल कहा जाता है। यह अल्फा मेल अपने झुंड का सबसे खूंखार शिकारी होता है, जो झुंड में सबसे ताकतवर और शातिर भी होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अल्फा के इशारे पर ही भेड़ियों का झुंड किसी शिकार पर हमला करता है। लेकिन बहराइच में जो भेड़िया पकड़ा गया, शुरुआती जांच के बाद कहा जा रहा है कि वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। और कल ही पाठशाला में हमने आपको बताया था कि एक स्वस्थ भेड़िया इंसानों पर हमला करे, इसका चांस बहुत कम होता है। ऐसे में एक थ्योरी यह भी चल रही है कि स्वस्थ नहीं होने की वजह से यह भेड़िया शिकार नहीं कर पा रहा होगा और बच्चों का शिकार करना उसे आसान लगा होगा और बच्चे का खून मुंह में लगने के बाद वो आदमखोर बन गया। हालांकि वन विभाग की टीम का कहना है कि भेड़िए से लिए गए डीएनए सैंपल की जांच के बाद ही आदमखोर होने की पुष्टि हो पाएगी। एक तरफ बहराइच में आतंक मचा रहे सबसे खूंखार भेड़िए को पकड़ लिए जाने का दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बहराइच के गांव में अब भी भेड़िए दिखने से लोग टेंशन में। ये देखिए, इससे पहले रात के वक्त गश्त कर रहे लोगों को भी खेतों में भेड़िया दिखाई दिया, जिसके बाद उन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया और भेड़ियों को गांव में घुसने से रोक दिया। देखिए वहां क्या हुआ। यानी चूंकि अभी सारे भेड़िए नहीं पकड़े गए हैं तो संकट भी खत्म नहीं हुआ, टला है बस। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब यूपी के किसी इलाके में भेड़ियों के हमलों से आतंक मचा। वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट और इन मामलों के जानकारों के मुताबिक भेड़ियों के इसी तरह के हमले साल 1996 में यूपी के जौनपुर, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ के अलग अलग इलाकों में भी हुए थे।
उस वक्त इन इलाकों में करीब 40 गांव में भेड़ियों के हमलों में 33 लोगों की मौत हुई, उसमें भी ज्यादातर बच्चे ही शामिल थे। उस दौरान यह अफवाह भी फैल गई थी कि कोई वेयरवुल्फ यानी आधा इंसान और आधा भेड़िया बच्चों को उठाकर ले जा रहा है। हालांकि बाद में सर्च ऑपरेशन के दौरान 10 भेड़िए मारे गए और साबित हो गया कि यह भेड़ियों का ही अटैक था, कोई आधा भेड़िया आधा इंसान नहीं था। लेकिन बहराइच के मामले में ऐसा लगता है कि अकेला जानवर हमला कर रहा है, यह किसी जानवरों के झुंड का हमला नहीं लगता, क्योंकि बहराइच में जितने भी शव मिले हैं उनमें शरीर के कुछ एक पार्ट्स पर हमला दिख रहा है। और अगर ये अटैक भेड़ियों के झुंड ने किया होता तो वो अपने स्वभाव के मुताबिक शरीर के हर हिस्से पर अटैक करते और शरीर के ज्यादातर हिस्से को नोचकर अलग कर देते, ये एक्सपर्ट्स मानते। अब बहराइच में भेड़ियों के आतंक की वजह भी आपको समझनी जरूरी है। कैसे भेड़िए बहराइच के गांव तक पहुंचे और उन्होंने इंसानों, खास तौर पर बच्चों पर हमले करने शुरू कर दिए। एक्सपर्ट्स का इसको लेकर भी मानना है कि बहराइच पड़ोसी देश नेपाल के पहाड़ी इलाकों से सटा हुआ है, जहां भेड़िए बड़ी संख्या में हैं और बहराइच और इसके आसपास के इलाके में लोग जंगली कुत्तों के साथ ही भेड़ियों के बच्चे भी पालते हैं, जिन्हें बड़े हो जाने के बाद जंगल में छोड़ दिया जाता है। इंसानों के बीच काफी वक्त बिताने की वजह से इन भेड़ियों में इंसानों का डर खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये बेखौफ होकर रिहायशी इलाकों में आसानी से घुस जाते हैं। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि भेड़िए ज्यादातर पिछड़े इलाकों में ही हमले करते हैं। पिछड़े इलाके इसलिए क्योंकि वहां पर आबादी कम होती है, घर दूर दूर बने होते हैं, कोई मदद के लिए नहीं आ पाता। इन इलाकों में भेड़ियों के लिए आसान शिकार भी मिल जाते हैं, जिसकी वजह से भेड़िए भूख मिटाने के लिए आसान टारगेट चुनते हैं और बच्चों को निशाना बनाते हैं। पाठशाला में हमने आपको बताया था कि एक बार इंसानी खून की लत लग जाए तो ये भेड़िए आदमखोर हो जाते हैं। हालांकि सिर्फ यूपी ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी भेड़िए आतंक मचा चुके हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 तक यूपी के संभल में भेड़ियों ने आतंक मचाया। इस दौरान भेड़ियों के हमलों में 2 बच्चों की मौत हुई। दिसंबर 1985 से जनवरी 1986 के बीच मध्य प्रदेश के आष्टा में 6 भेड़ियों का आतंक फैल गया। भेड़ियों के हमले में 17 बच्चों की जान गई थी। इसी तरह फरवरी 1981 से अगस्त 1981 के बीच झारखंड के हजारीबाग में 5 भेड़ियों ने आतंक मचा रखा था। वहां भेड़ियों के हमलों में 13 बच्चों की जान गई थी। यानी भेड़ियों ने जब जब आतंक मचाया है, बच्चों को ही शिकार बनाया है। और अब आधा संकट खत्म हुआ है, आधा बचा है। 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। आगे क्या होगा यह वक्त बताएगा। लेकिन खतरा सिर्फ भेड़ियों का नहीं है, समाज में ऐसे लोगों का भी है जिन्हें आपकी जान की परवाह नहीं, क्योंकि उन्हें पैसा कमाना है। पाठशाला में अगली क्लास, आप भी फलों का वो जूस तो नहीं पी रहे जो सीधा मौत के मुंह में पहुंचा देता है। मार्केट में आई नकली सरसों, नकली लहसुन आपके घर भी तो नहीं पहुंच चुकी है। देखिए चल। अब तक आपने यही सुना होगा कि फ्रूट जूस जो होता है, यानी फलों के रस में बड़ी ताकत होती है, पीने से बीमारियां दूर होती हैं। लेकिन मैं आज आपको ऐसे फ्रूट जूस के बारे में बता रहा हूं जिसे पीकर आप बीमार हो सकते हैं, अस्पताल जा सकते हैं और निकल भी सकते हैं। जो लोग बाजार में फ्रूट जूस पीने के शौकीन हैं, उन्हें आज जयपुर की इस जूस की दुकान को देखकर फ्रूट जूस पीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। इस दुकान पर जब राजस्थान फूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने छापा मारा, बॉस होश उड़ गए उनके। जूस की दुकान के अंदर इतनी गंदगी, ब्लैक फंगस, सड़े गड़े फल, भाई साहब देख के उल्टी हो जाए। आप जानकर हैरानी होगी आपको कि यह जयपुर की एक मशहूर जूस की दुकान है। यहां कई सालों से ग्राहक नियमित रूप से जूस पीने आते हैं। जब इन लोगों को इस सच्चाई के बारे में पता चला तो लोग भी सन्न रह गए। इस दुकान के अंदर भारी गंदगी के अलावा कई दिनों पुराना जूस भी मिला, जिसे डीप फ्रीजर में जमाकर पहले से तैयार कर लिया जाता था। लेकिन यहां तो कई दिनों पुराना जूस फ्रेश जूस के नाम पर पिलाया भी जा रहा था। ऐसी हालत। आगे बढ़ने से पहले आपको इस दुकान के अंदर की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, जिसे देखकर जूस पीने वाले सदमे में चले गए। सड़े गले सेब जिसका जूस निकालकर ग्राहकों को पिलाया जा रहा था। अब आप सोचिए, सड़े सेबों का जूस पीकर आपकी हालत क्या ही होगी। सड़े गले केले, भाई साहब ये केले देखकर ग्राहकों को उल्टी आ जाए। कौन पिएगा बनाना शेक भाई? बनाना शेक सड़े केले से बन रहा है। फूड डिपार्टमेंट के लोग उस समय और हैरान रह गए जब यहां खतरनाक ब्लैक फंगस और भारी गंदगी मिली। यह ब्लैक फंगस उन फ्रीजर के अंदर मिला जहां ये फल रखे जाते हैं। दरअसल ब्लैक फंगस वाले फूड में इतने बैक्टीरिया होते हैं कि आपको बहुत सारी गंभीर बीमारियां दे सकते हैं। लेकिन इस दुकान के ग्राहकों को यह पता ही नहीं था।
भाई वो बाहर खड़ा है, बोला एक बनाना शेक देना, एक जूस देना, वो अंदर कहां से बर्फ आ रहा है, क्या हो रहा है उसको थोड़ा ही पता। उसको क्या पता वो ब्लैक फंगस भी घटक रहा है। आपको अंदाजा नहीं होगा इस तरह जूस में कितने तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं, इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले ये देखिए कि जब जयपुर फूड डिपार्टमेंट की टीम ने इस जूस की दुकान में छापा मारा तो किस तरह उनके भी होश उड़ गए। देखिए, आप देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा कितनी बुरी स्थिति है, नीचे भी दिखाइए। यहाँ पे कीट पैदा हो गए हैं और ये गंदगी यहाँ पे हो रखी है। ये तो गल गया, जंग लगी हुई गली हुई टेबलें हैं जिनको बदलने की कोई जहमत ये उठा नहीं रहा है। इधर आप देखेंगे ये सड़े हुए केले, ये देखिए ये सड़ा हुआ केला, इसका बनाना शेक आप पिएंगे। ये देखिए ये थैलियां और ये सामान, ये गंद। यहाँ आप डीप फ्रीजर को देखिए, आपको दिखेगा कि कितनी जबरदस्त काली फंगस यहाँ है, ये कितने भयानक रोग आपको करेंगे। ये देखिए ना, ये एप्पल देखिए जिनका आपको जूस पीना है, और निकालो और ये जंग लगे हुए। और ये देखिए, आपसे गुजारिश है अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। ये देखो, ये एप्पल आप देख रहे हैं, थोड़ी जंग खराब सी। इधर आपको ये दिखाएंगे हम बीज, और वो भी दिखाई नहीं रहा। ये देखिए आपकी क्या हालात इसके हैं, किस तरह से सामान रखे हुए हैं। ये ऊपर दिखाओ क्या गंदगी का महासाम्राज्य है, और कभी भी साफ करने की कोई जरूरत नहीं गई है। और ये आप देखिए कि क्या किन हालातों में हैं आप। ये जूस बनाने वाले भैया हैं, और ये गंदगी का महासाम्राज्य किस तरह से प्रतीता रखा गया है। जंग यहाँ पे फफूंद लगी हुई है, गंदगी जमी हुई है नीचे। ये आप देख रहे हैं, मिक्सी के जार देख रहे हैं, यही कितनी भयानक गंदगी है। ये तो आपने इस जूस की दुकान का सिर्फ एक हिस्सा देखा है, लेकिन जब फूड डिपार्टमेंट की टीम इसके दूसरे हिस्से में पहुंची तो वहां की हालत देखकर हैरान रह गई। ये वो जगह है जहां कई दिन पहले ही जूस निकालकर स्टोर किया जा रहा था। इस जूस को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर डीप फ्रीजर में जमाया गया। वहां क्या हालत थी जरा वो भी देखिए। इसको कबाड़ी में बेचता है, ये क्या कबाड़ा बना कर रखा है। ये देखो, ये क्या है रे राम जी, लो जी, ये क्या चीज है, आओ इसमें फ्रीज में दिखाओ। ये क्या चीज है, ऐसी गंदगी, ये क्या चीज है जिंदगी में नहीं देखी। हां लो सीताफल देखो सर, जम गए सीताफल, कोई डेट नहीं है, कोई कुछ नहीं। ये देखो ना, उसको क्या देख रहे हो, ये है माइक्रोबायोलॉजी। आपने तो सिर्फ एक जूस की दुकान का हाल देखा है, न जाने देश में कितनी ऐसे ही जूस की दुकानें चल रही होंगी जो रोजाना अपने ग्राहकों को इस तरह का जहरीला जूस पिला रहे हैं। इस तरह के जूस या फूड आइटम में किस तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जरा उनकी तस्वीरें देखिए। लैब में माइक्रोस्कोप से लिए गए फूड सैंपल के वीडियो हैं जिसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया घूम रहे हैं। देखिए, दरअसल सड़े गले फलों और खाने में कई तरह की बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो आपको आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन कैसे दिखते हैं वो देखिए। यही आपके अंदर जा रहा है। भारत में पहले से ही मिलावटी सामान की भरमार है। अब तक आपने नकली दूध, नकली घी, नकली पनीर, नकली तेल, सबके बारे में सुन ही लिया होगा। गंदगी का हाल क्या है वो देख ही लिया, लेकिन अब तो मार्केट में नकली सरसों आ गई है। आप इसे देखकर और छूकर इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि नकली सरसों है। हूबहू असली सरसों की तरह दिखाई दे रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सरसों की सबसे खास बात यह है कि इसमें से तेल नहीं निकाला जा सकता। इस सरसों को काली मिट्टी से बनाया गया है। जब इस नकली सरसों को पानी में डाला गया तो पूरी तरह गल गई। दरअसल इस सरसों को ठगी के लिए तैयार किया गया। तो ये तो हाल हो रखा है, क्या आदमी खा रहा है, क्या पी रहा है।